हमारी इस पृथ्वी पर जीवन के अनगिनत रूप मौजूद हैं। चारों तरफ एक असीम और अव्यवस्थित विविधता फैली हुई है। तो इंसान ने प्रकृति की इस भारी भरकम केओस को एक शानदार सुव्यवस्थित बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आखिर कैसे बदला? चलिए इस एक्सप्लेनर में इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं। आज की इस चर्चा में हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले वर्गीकरण की खोज को समझेंगे, फिर विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम पर नजर डालेंगे, उसके बाद किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के अदृश्य जगत में गोता लगाएंगे और आखिर में कुछ ऐसे जीवों से मिलेंगे जो सारे नियम तोड़ देते हैं, यानी वायरस। जीवन के असली पैमाने का अंदाजा लगाना हो तो एक पल के लिए सोचिए, जिन जानवरों और पौधों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनके परे एक बहुत बड़ा माइक्रोस्कोपिक ब्रह्मांड भी मौजूद है। एक बेहद हैरान करने वाली बात यह है कि शायद इस वक्त लाखों अदृश्य सिंगल सेल जीव ठीक उसी स्क्रीन पर मौजूद हैं जिसे अभी देखा जा रहा है। द क्वेस्ट टू क्लासिफाई, बिल्डिंग द बायोलॉजिकल फाइलिंग कैबिनेट। प्राचीन काल से ही विज्ञान इस पहेली को सुलझाने में लगा रहा है कि इस ग्रह के इतने सारे अलग अलग जीवों को आखिर कैसे व्यवस्थित किया जाए। ये सब रातों रात नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है एरिस्टोटल से, जिन्होंने जीवों को बस इस आधार पर बांट दिया था कि उनका खून लाल है या नहीं। कितना आसान था ना। लेकिन फिर सदियों के शोध के बाद अर्नस्ट हैकेल और कोपलैंड से होते हुए 1969 में दुनिया आर.एच. विटेकर के उस व्यापक 5 किंगडम सिस्टम तक पहुंची, जिसने बायोलॉजी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम, अ प्लेस फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। 1969 में विटेकर का मास्टर स्ट्रोक ये था कि उन्होंने आखिरकार फंगाई यानी कवक को पौधों की छाया से बाहर निकाला। उन्होंने फंगाई को उसकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान और अपना एक बिल्कुल अलग किंगडम दिया। ये सच में एक गेम चेंजर था। अगर इस पूरे सिस्टम के ढांचे को देखा जाए तो विटेकर की जीनियस अप्रोच साफ नजर आती है। उन्होंने जीवन को ऐसे ही नहीं बांट दिया, बल्कि सेलुलर संरचना, शारीरिक संगठन और पोषण के तरीके जैसे ठोस पैमानों का इस्तेमाल किया। और यहीं से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इन 5 शानदार दराजों का निर्माण हुआ। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, सेलुलर विभाजन। इसे ऐसे समझिए, प्रोकैरियोटिक एक प्रिमिटिव यानी पुरानी डिजाइन वाली सेल है, जिसमें कोई स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता। उसका डीएनए बस सेल के अंदर ऐसे ही तैरता रहता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल एकदम एडवांस्ड है, जिसके पास अपना एक वीआईपी मेम्ब्रेन से ढका हुआ न्यूक्लियस होता है। आदिम और उन्नत जीवन के बीच की असली लकीर यहीं खिंचती है। किंगडम मोनेरा, द प्रोकैरियोट्स, द इनविजिबल आर्किटेक्ट्स ऑफ अर्थ। चलिए अब इस फाइलिंग कैबिनेट की पहली दराज को खोलते हैं। इसके अंदर पृथ्वी के सभी बैक्टीरिया मौजूद हैं। ये बेहद ही लचीले और सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि बैक्टीरिया को उनके दिखने के तरीके से ही काफी हद तक पहचाना जा सकता है। ये मुख्य रूप से 4 आकारों में मिलते हैं। एकदम गोल आकार वाले कोकस, छड़ी जैसे दिखने वाले बैसिलस, घुमावदार स्प्रिंग जैसे स्पाइरलम और कॉमा के आकार वाले विब्रियो। है ना कुदरत की कमाल की डिजाइन? लेकिन सारे बैक्टीरिया एक जैसे नहीं होते। एक तरफ है आर्की बैक्टीरिया, जो किसी सुपर हीरो की तरह हैं और सबसे खतरनाक हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। और दूसरी तरफ है यू बैक्टीरिया, यानी ट्रू बैक्टीरिया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। ये अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटेरोसिस्ट नामक स्पेशल सेल्स में हवा की नाइट्रोजन को फिक्स करके हमारे इकोसिस्टम को चलाते हैं। आर्की बैक्टीरिया की सहन शक्ति के बारे में तो बस यही कहा जा सकता है कि ये हार मानना नहीं जानते। इनकी सेल वॉल इतनी अनोखी होती है कि ये उबलते पानी के झरनों, अत्यधिक खारे पानी या बिना ऑक्सीजन वाले दलदलों में भी मजे से पनपते हैं। ये सच में पृथ्वी के सबसे पुराने सर्वाइवर्स हैं। और बैक्टीरिया का हमारे जीवन पर जो असर है वो भी बहुत गहरा है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया हैजा, टाइफॉइड और पौधों में सिट्रस कैंकर जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, ये जीवन रक्षक एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। मृत जीवों को डीकंपोज करके दुनिया को साफ भी रखते हैं। और लैक्टोबैसिलस तो रोज दूध को दही में बदलकर हमारे खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। किंगडम प्रोटिस्टा, द यूकैरियोट्स, द सिंगल सेल्ड वंडर्स। अब आते हैं अगली दराज पर। ये एक बहुत ही रंगीन और विविध समूह है। इसमें रहने वाले जीव सिंगल सेल तो हैं, लेकिन ये पूरी तरह से एडवांस्ड यूकैरियोटिक हैं और ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के किरदार किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं हैं।
यहाँ डायटॉम्स हैं जिनकी सेल वॉल सिलिका से बनी एक टूटने न वाली साबुनदानी जैसी होती है, जो डायटोमेशियस अर्थ बनाती है। फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जो समुद्र में खतरनाक लाल लहरें यानी रेड टाइड्स लाते हैं। और यूग्लिनॉइड्स भी हैं जो ठहरे हुए पानी में बिना सेल वॉल के एक लचीली पेलिकल परत के साथ अपना जीवन बिताते हैं। खैर, अब तक तो सब कुछ एकदम सेट लग रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पूरे 5 किंगडम सिस्टम में उन संस्थाओं की जगह कहाँ है जो सेल्यूलर बायोलॉजी के नियमों को मानते ही नहीं, जो ना तो पूरी तरह से जिंदा हैं ना ही मरे हुए। द रूल ब्रेकर्स, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इन बागियों को इस बायोलॉजिकल फाइलिंग कैबिनेट से पूरी तरह बेदखल कर दिया गया था। इन्हें सिस्टम में कोई जगह ही नहीं मिली। और इसका कारण बहुत ही सीधा है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की रेखा को पूरी तरह धुंधला कर देते हैं। ये नॉन सेल्यूलर हैं, बस एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कैप्सिड नाम के प्रोटीन कोट में बंद रहता है। ये चुपचाप इंतजार करते हैं और जैसे ही इन्हें कोई होस्ट सेल मिलती है, ये उसे हाईजैक करके तबाही मचा देते हैं, जैसे कि पौधों में मोज़ेक वेन क्लियरिंग बीमारी। अच्छा, एक और अजीब बात देखिए, सिस्टम के भीतर भी कुछ बहुत ही विचित्र जीव मौजूद हैं। उदाहरण के लिए माइकोप्लाज्मा। ये ज्ञात सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। इनकी कोई सेल वॉल नहीं होती। ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं और पौधों और जानवरों में गंभीर बीमारियां भी फैलाते हैं, एकदम नियम तोड़ने वाले। तो कुल मिला के बात यह है कि इंसानों ने इस प्राकृतिक दुनिया को फाइलिंग कैबिनेट में सजाने की बेहतरीन कोशिश की है, लेकिन चूंकि लाखों अदृश्य जीव मिलकर इस पृथ्वी को चला रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसे और कौन से अदृश्य रहस्य हैं जो अभी भी अंधेरे में छिपे हैं, और क्या वो आने वाले कल में बायोलॉजी के सारे नियमों को फिर से लिखने पर मजबूर कर देंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।